Good evening, students. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening. If you have your friend's number, please call them and tell them to attend the online class now. Okay, ma'am. Thank you. So, today we are going to start a new topic, that is contract of guarantee. Okay? Contract of guarantee. Already we have learned the contract of indemnity. Okay, so what is called indemnity? What is called indemnity? Yes, indemnity means, yes, to compensate. To compensate. Okay, fine, to compensate. So now we are going to learn about the contract of guarantee, where indemnify word is also used, and here the indemnity is also take place. Okay, so let's learn. So I am taking first example. Good evening, Ram. Monisha, Good good evening. evening. Good evening, ma'am. Okay, now suppose there is a person called Sam. Okay, सैम एक आदमी है, ठीक है। सैम क्या है? एक आदमी है, ठीक है। और उसको क्या चाहिए? उसको लोन चाहिए। लोन का ज़रूरत है। किसको? सैम को, ठीक है। सैम को क्या चाहिए? लोन का ज़रूरत है, ठीक है। सो ही वेंट टू, व्हाट इज दिस? ओके, ही वेंट टू अ बैंक, दैट इज द HDFC बैंक। ओके, कहा गया? सैम कहा गया? HDFC बैंक के पास गया, ठीक है, क्योंकि उसको लोन चाहिए था। ओके, तो सैम जब HDFC बैंक के पास गया तो बैंक से क्या किया? लोन डिमांड किया, है ना। ही हैज़ डिमांडेड लोन फ्रॉम द HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक ने बोला ठीक है, यू नीड अ लोन, वी अंडरस्टूड, बट somebody should be there who can guarantee if there will be a loan repayment default. ओके, फाइन। तो सैम फिर किसके पास गारंटी लेने के लिए गया? राम के पास, ठीक है। अब ये तीनों में क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। एक नहीं, 3 कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। अब ये बैंक क्या है? द बैंक इज द क्रेडिटर। द बैंक इज द क्रेडिटर, जिससे आपको लोन मिलता है, जो लोन सैंक्शन करता है, जो लोन देता है आपको, दैट पर्सन और दैट बैंक इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिटर, फाइन। अब जिसको लोन चाहिए, हु नीड्स लोन? सैम है प्रिंसिपल डेप्टर। ओके, प्रिंसिपल डेप्टर, फाइन। और जो गारंटी दे रहा है कि अगर लोन रिपेमेंट का कुछ डिफॉल्ट हो गया तो बैंक को वो क्या करेगा? कंपेंसेट करेगा, है ना। बैंक को वो गारंटी देगा, बैंक को पेमेंट करेगा। तो बैंक को जब पेमेंट करेगा, सो ही विल बी कॉल्ड एज द श्योरिटी। ओके, द गारंटियर इज कॉल्ड एज द श्योरिटी। ओके, द गारंटियर इज कॉल्ड द
श्योरिटी। तो तीन आदमी हैं यहाँ पे, फर्स्ट आदमी क्रेडिटर, सेकंड पर्सन प्रिंसिपल डेब्टर एंड थर्ड वन इज श्योरिटी। ओके, अब देखो, अगर बाय चांस सैम क्या हुआ, सैम अगर एचडीएफसी बैंक को लोन पे नहीं कर सका, लोन रिपे नहीं कर सका, तो हु विल गिव द मनी? राम रिपे करेगा, है ना? राम रिपे करेगा, किसको करेगा? बैंक को। तो राम इज द गारंटियर, ओके, ही इज कॉल्ड द श्योरिटी। और राम को कौन कंपेंसेट करेगा? सैम, क्योंकि सैम को तो कंपेंसेट करना पड़ेगा ना। सैम अगर लोन लिया है बैंक से और सैम का जो रिपेमेंट है वो अगर राम करेगा तो क्या होगा? सैम को तो कंपेंसेट करना पड़ेगा, सो ही विल बी अ indemnifier. Okay, is it clear? अब इन तीनों के बीच में कंट्रैक्ट फॉर्म होता है। ओके, कंट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट कंट्रैक्ट किसके और किसके बीच में? सैम और बैंक के बीच में। मतलब सैम कौन है? प्रिंसिपल डेब्टर, और एचडीएफसी बैंक कौन है? क्रेडिटर। ओके, सो इन दोनों के बीच में एक कंट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। नाउ अनदर, और किसके बीच में होता है? राम और बैंक के बीच में, राम और बैंक के बीच में और एक कंट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। फिर सैम और राम के बीच में होता है। सो हियर 3 contracts arises, ठीक है, ओके। और ये जो सैम का है, जो प्रिंसिपल डेब्टर है, उसका जो लायबिलिटी है, पेमेंट जो लोन जो वो लिया है बैंक से, तो उसका जो लायबिलिटी है दैट इज द प्राइमरी लायबिलिटी, है ना। उसको रिपेमेंट करना है ना बैंक को, है ना। अगर वो डिफॉल्टर हुआ देन the secondary liability who will be? Ram, means the surety. Okay, is it clear? This much clear? समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें कहाँ से बोलो तो इसमें मैंने आई टोल्ड यू दैट इंडेमनीफायर, कौन बना है इंडेमनीफायर? सैम, व्हेन, कब बना है? देखो, फर्स्ट इंडेमनीफायर कौन बनता है? फर्स्ट इंडेमनीफायर राम होता है। क्यों? अगर सैम बन गया डिफॉल्टर, बैंक को लोन पे नहीं कर सका, टाइमली ही कुड नॉट repay the amount, okay, to the bank, then who will compensate? The guarantor will be the compensate, the surety will compensate, okay, the surety will compensate, fine. So surety will become the indemnifier. Is it clear? अगर राम को एचडीएफसी बैंक को रिपेमेंट करना है, इफ ही हैज गिवन द अमाउंट, इफ ही हैज रिपेड द अमाउंट टू द बैंक, अब राम को कौन कंपेंसेट करेगा? सैम। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? समझ में आया? ये पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने इंडेमनीफायर कितने होते हैं, इंडेमनिटी जो देना पड़ता है वो कितने, हाउ मेनी, ठीक है, और कितना कंट्रैक्ट बनता है, और लायबिलिटी किसका, प्राइमरी लायबिलिटी किसका है, सेकेंडरी लायबिलिटी किसका है. सो दैट टाइम यू हैव टू आंसर श्योरिटी, प्रिंसिपल डेब्टर एंड द
and the creditor. Okay, primary liability is the primary liability किसका है? Whose primary liability? Principal debtor. Principal debtor का primary liability है. ठीक है, Principal debtor का primary liability है और secondary liability whose? राम. ठीक है, राम का सेकेंडरी लाइबिलिटी है. इसमें समझ में आ गया? कोई डाउट है? लिखी बा इटा ना पिছত लिखी बा. अच्छा लिखा थे. ओके, इफ यू वांट टू राइट राइट. Students, please write down. If you want to write, please write down. Any doubt, ask me. Class নকৰিলে কিন্তু you cannot pass. আজি মোৰ ইমান গা বেয়া, but I came today only for you. इंडेमनीफाई, ये राम इंडेमनीफाई करता है बैंक को. मैंने बोला ना, दो इंडेमनीफाई करता है, 2 persons. Who are the 2 persons who indemnify? First of all, if Sam will become the defaulter, if he cannot repay the amount to the bank, then who will repay the amount? The surety will repay the amount because he is the guarantor. Okay, so Ram will indemnify in place of Sam. ठीक है, he will compensate, okay, to the bank. In other case, if Ram has given the amount to the bank, राम ने पूरा पेमेंट कर दिया, रिपे कर दिया, बिकॉज ही इज द गारंटियर, तो राम को भी तो अभी पेमेंट करना है ना. सो हु विल पे दैट अमाउंट? सैम. ठीक है. अच्छा, अब एक बात सोचो कि बाय चांस इन एनी केस ऐसा हुआ, जो गारंटियर है, जो श्योरिटी है, इफ श्योरिटी डाइज without paying the amount, without repaying the amount to the bank, डिफॉल्टर कौन बन गया? सैम बन गया. और किसको रिपे करना है? राम को. अब अगर अभी राम का डेथ हो गया, सो इन केस व्हाट विल हैपन? कैन एनीबडी से? मैम सेम को पे करना पड़ेगा. हाँ, सेम को रीपे करना पड़ेगा. नो. तो मैम बेड डेप बन जाएगा सर. हाँ, बेड डेप बन जाएगा. नो एक्चुअली अगर, क्योंकि अभी सैम बन गया डिफॉल्टर, ठीक है, सैम बन गया डिफॉल्टर, तो अब किसका जिम्मेदारी है? हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे? द गारंटियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द श्योरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इफ श्योरिटी विल डाई, then his legal representative will pay that amount. Understood? His legal representative will pay that amount.
अंडरस्टूड? यस अगर मैम। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट कर दिया तो फिर उसको इंडेमनीफाई, उसको फिर कौन कंपेंसेट करेगा? सैम। इज इट क्लियर नाउ? इज इट यस क्लियर? मैम। ओके. Shall I move to the next one? Next slide. Okay. Now, here you see contract of indemnity. Indemnity हुआ ना वहाँ पे, compensate कर रहा है ना. Contract of indemnity plus contingent contract. Contingent contract means which may or may not happen. मतलब which may or may not happen. मतलब contingent का मतलब क्या है? Not sure. Yes or not? वो इवेंट का हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना? सो कंटिंजेंट कंट्रैक्ट विच मे और मे नॉट हैपन. अब इसके केस में विच मे और मे नॉट हैपन मतलब यस, द प्रिंसिपल डेप्टर इफ ही पेज द अमाउंट, इफ ही रिपेज द अमाउंट, तो हो गया, बैंक का परफॉर्मेंस खत्म हो गया, गारंटियर का कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा, है ना? अगर वो रिपे नहीं किया, मे नॉट हैपन, तब किसका लायबिलिटी अराइज होगा? किसका लायबिलिटी अराइज होगा? श्योरिटी का लायबिलिटी अराइज होगा. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? एंड कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कंटिंजेंट कंट्रैक्ट इज इक्वल टू कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी. मैम एक बार यस. फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ हाँ. मैम एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना मैम. कौन सा? मैम यही वाला, ये कंसेप्ट, ये स्लाइड. ये स्लाइड. हाँ मैम. अच्छा, ये स्लाइड है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ये समझ में आ गया राज? कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. हाँ मैम. अच्छा, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है? कंपेंसेट करना. ठीक है, कंपेंसेट हाँ. करना. तो कंपेंसेट कौन कर रहा है? अगर द प्रिंसिपल डेप्टर इज अनेबल टू पे द अमाउंट टू द बैंक which he has taken as a loan from the bank. बैंक कौन है? HDFC बैंक. that is the creditor. और प्रिंसिपल डेप्टर कौन है? सैम है. ठीक है, अभी प्रिंसिपल डेप्टर अगर फेल हो गया, क्या करने के लिए? पेमेंट करने के लिए बैंक को. ठीक है, तो if he will become the defaulter, then who will pay the repayment? Who will pay the amount to the bank? The surety. That is the guarantor. The surety will pay the amount to the bank. ठीक है, अब इसमें इंडेमनिटी कहां से आया? इंडेमनिटी कहां से आया? कंपेंसेट करना कहां से आया? क्योंकि प्रिंसिपल डेप्टर फेल हो गया, प्रिंसिपल डेप्टर नहीं सका बैंक को पेमेंट करने के लिए, तो उसके फेवर में कौन पे कर रहा है? श्योरिटी पे कर रहा है. श्योरिटी इज कंपेंसेटिंग, है ना? वो कंपेंसेट कर रहा है किसको? बैंक को, इन फेवर ऑफ सैम. ठीक है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर. ठीक है, और अगर इन अदर केस, एक केस हो गया कि श्योरिटी विल बिकम द इंडेमनीफायर. फाइन. और श्योरिटी अगर अमाउंट रिपे कर देता है, किसको? बैंक को. किसको? क्रेडिटर को. देन द अमाउंट अगेन who has to pay to the surety? The principal debtor. It is the responsibility of principal debtor to compensate to surety. तो इसमें इंडेमनीफायर कौन बना? समझ में आ गया? दो आया
इसमें दो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, 2 टाइम्स कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म होता है, ठीक है, ईदर प्रिंसिपल डेप्टर और कौन, श्योरिटी, ठीक है। इज इट क्लियर राज? यस मैम। अभी देखो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया प्लस कंटिंजेंट कंट्रैक्ट। कंटिंजेंट कंट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कंटिंजेंट कंट्रैक्ट मीन्स अ कंट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, है ना, है ना। तो कंट्रैक्ट फॉर्म कब होता है? इवेंट के हैपन या नॉन हैपनिंग से कंट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। एंड दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। अभी कंटिंजेंट कंट्रैक्ट का विच मे और मे नॉट हैपन, विच मे हैपन मतलब, विच मे हैपन मतलब प्रिंसिपल डेप्टर ने अमाउंट जो लोन अमाउंट जो लिया था बैंक से, क्रेडिटर से, वो रीपे कर दिया। जब रीपे कर दिया बैंक को तो वहां पे कोई चीज अराइज नहीं होता है, तब प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल डेप्टर फेल होता है, इफ द प्रिंसिपल डेप्टर विल फेल टू पे द अमाउंट टू द बैंक, then the liability of the surety arises. Then the liability of the surety arises on non-happening of the event. Non-happening of the event. Understood? Is it clear? Yes ma'am. Okay. Now this is called contract of guarantee, means contract of indemnity plus contingent contract is equal to contract of guarantee. Fine. Note down कर लिया? Shall I go to the next slide? अब यहाँ पे देखो, जैसे राम है, राम क्या है, राम क्या है, उसमें क्या था, श्योरिटी था ना। तो अब सैम जो है, सॉरी, सैम जो है, सैम बैंक के पास गया, ठीक है, बैंक के पास गया, उसको वो बैंक के पास गया और उसको क्या चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, 2 crores, 2 crores उसका नीड है, ठीक है। बैंक से उसको, बैंक मीन्स सैम ने डिमांड किया बैंक को कि आई नीड अ लोन अमाउंट ऑफ ₹2 crores, ठीक है। तो बैंक ने बोला ठीक है भाई, हम लोन देने के लिए तो एग्री है, वी आर रेडी टू गिव यू द लोन, बट वेयर इज द गारंटियर, वेयर इज द श्योरिटी। तो अभी रैम जाने सैम जाने ही वाला था किसके पास, राम के पास। तो उसके जाने के पहले जॉन आ गया, जॉन आ गया, जॉन बोला मैं श्योरिटी बनना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर मैं श्योरिटी लेकिन बनूंगा, लेकिन मैं लेसर अमाउंट का बनूंगा, मैं कंप्लीट 2 crores में दे नहीं सकूंगा। तो अभी क्या हुआ, इसमें 2 श्योरिटी बन गया। तो जब मोर देन 1 श्योरिटी इज देयर, इट इज कॉल्ड एज को श्योरिटी, ठीक है, फाइन। इफ देयर विल बी more than 1 guarantor, then it will be called as co-surety. Okay, is it clear? ठीक है, को-श्योरिटी मतलब एक का ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी नहीं रहेगा, हाफ हाफ दोनों बांट लिया है। हाँ, नहीं इन लोग का मतलब ऐसा तो कुछ फायदा नहीं है, इन लोग का सिर्फ गारंटियर बनते हैं, तो इन लोग सिर्फ गारंटी लेते हैं और कंपेंसेट करेगा तो वो करेगा, ठीक है। बैंक को तो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना,
और उसको भी जो गारंटियर है उसको भी विथ इंटरेस्ट ही देगा. समझ में आया? ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड. इनडायरेक्टली द गारंटियर हेल्प्स. गारंटियर जो बैंक को देगा सेम अमाउंट ही विल बी कंपेंसेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल डेब्टर. ओके, shall I go to the next slide? Now see, what is the difference between contract of indemnity and contract of guarantee? ये आपके जो MCQ क्वेश्चंस में ये आते हैं जनरली. ओके, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? 2 parties. क्या क्या था 2 parties? What were the 2 parties? Did you remember? One is indemnifier, another is indemnity holder. Okay. Now contract of guarantee में 3 parties. Contract of guarantee में 3 parties. What are they? First one, principal debtor, creditor. Third one is surety. Okay. Then number 2 point, contract of indemnity में कितना contract form होता है? Only one contract. Okay, only one contract. But in case of contract of guarantee, how many contracts form? 3 contracts. Okay, in between principal debtor and creditor, in between creditor and the surety, and in between surety and principal debtor. Okay, now indemnifier liability. The liability of indemnifier is primary in case of contract of indemnity. ठीक है, उसका liability primary है. In case of guarantee, the liability of surety is secondary. किसका है? guarantee में किसका liability primary है? Whose liability is primary? Principal debtor. Fine. And the liability of surety arises when the principal debtor is unable to pay the loan amount to the bank. Is it clear? ठीक है. Shall I go to the next slide? Huh? Okay. Now types of guarantee. Types of guarantee. Okay. What are the types of guarantee? Number 1, on the basis of transactions. On the basis of transaction. ट्रांजेक्शन के बेसिस पर क्या है गारंटी? नंबर 1 इज स्पेसिफिक, नंबर 2 इज कंटिन्यूइंग. अब स्पेसिफिक कैसा है? जैसे मान लो रोहित, आकाश, हाँ, रोहित कहाँ पे जाता है? आकाश के दुकान पे जाता है. ठीक है, आकाश के दुकान पे जाता है और वो वहाँ से कुछ क्रेडिट में कुछ सामान खरीदना चाहता है. ठीक है, तो मैंने, मेरे साथ आकाश का जान पहचान बहुत अच्छा है, तो मैंने आकाश को बोला देखो भाई रोहित एक अच्छा लड़का है, तुम दे दो. ठीक है, 1 टाइम
दे दिया, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी. ओके, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, अगेन सेकेंड टाइम आया, ठीक है, एक बार आया, फिर सेकेंड टाइम सेकेंड ट्रांजेक्शन, ऐसे ऐसे फिर ले गया, ठीक है. मैं फिर हाँ क्रेडिट पे, फिर मैंने बोला कि देखो आकाश दे दो, रोहित अच्छा लड़का है तुम उसको दे दो, तो वो दे दिया और टाइमली पेमेंट भी कर देता था, ठीक है, टाइमली पेमेंट भी कर देता है. कौन पेमेंट करता है? रोहित. ओके, वो मुझे पेमेंट करता है, मैं तुमको पेमेंट करती हूँ, ठीक है. इस तरह चल रहा है चल रहा है चल रहा है. सो जब मैं एक बार जब स्पेसिफिकली बोलूँ, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी. ओके, वन टाइम और फॉर वन ट्रांजेक्शन. बट इफ इट विल बी कंटिन्यू, मैंने जैसे बोल ही दिया कि ये बंदा देखो, ये बंदा तुम्हारे पास आएगा हमेशा तुम्हारे तुमसे चीज़ें खरीदने के लिए, तो इसका गारंटी मैं लेता हूँ. दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Specific guarantee upon one. स्पेसिफिक गारंटी मीन्स वन टाइम ट्रांजेक्शन. जैसे मैंने बोला मेरे साथ रोहित का अच्छा है, ठीक है, रोहित ने मुझे अप्रोच किया कि मैम मैं इस दुकान पे जा रहा हूँ, इस दुकान के आदमी के जो ओनर है इस दुकान का, आपके साथ क्या अच्छा है? मैंने बोला हाँ अच्छा है मेरे साथ. तो मैंने आकाश को बोला कि आकाश देखो भाई, ये रोहित को मैं पहचानता हूँ, तुम रोहित तुमसे क्रेडिट में सामान खरीदेगा तो तुम उसको सामान दे दो, मैं उसका गारंटी लेती हूँ, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक. तो रोहित को सामान कौन दे देता है? आकाश दे देता है, और रोहित टाइमली पेमेंट भी मुझे कर देता है, फिर मैं आकाश को पेमेंट कर देती हूँ, ठीक है. इस तरह वो एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, ऐसा जब वो आता है तो मैं आकाश को बोलता हूँ, ठीक है. तो ये दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक. लेकिन जब मैं एक बार के लिए बोल देती हूँ कि देखो ये बंदा आएगा, रोहित आएगा, हमेशा तुमसे ही, तुम्हारी दुकान से ही सामान खरीदेगा, अब ये ऐसे क्रेडिट पे ले जाएगा और उसका गारंटी मैं देती हूँ, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी. फाइन? Okay, ma'am. Any doubt? Now on the basis of time, on the basis of time, ठीक है, on the basis of time, on the basis of time, ये देखो retrospecting guarantee and prospective guarantee. अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर है, रुको, यहाँ पे क्या होता है, एक लोन लेता है, ठीक है, एक बंदा लोन लेता है, ठीक है. लोन जब लेता है तो वो बैंक से लेता है ना. बैंक से जब लोन लेता है तो वो कब लेता है? 2016 में, ठीक है, 2016 में बैंक से लोन लेता है, और उसको उसका जो गारंटियर है, जो उसका श्योरिटी है, श्योरिटी रिपेमेंट जो करता है, वो श्योरिटी कब आता है, उसका एंट्री कब आता है? 2021 में, ठीक है, 2021 में. लोन कब लिया? 2016 में. लेकिन गारंटी कौन, गारंटीयर जब आया, जो श्योरिटी जब एंट्री किया, वो कब आया? 2021 में, तब पेमेंट करने के लिए आया, ठीक है. तो ये जब 2000 में, जब 16 में आया, मतलब 2016 में लोन क्या लोन का डिमांड किया, बट द पेमेंट जो गारंटी का जो बनना है वो तो पहले ही बन जाता है ना. बैंक के साथ तो गारंटी का रिलेशन पहले ही बन जाता है, श्योरिटी का, क्रेडिटर और श्योरिटी, पहले ही उस क्रेडिटर को पता चल जाता है कि श्योरिटी कौन होने वाला है. लेकिन वो नहीं हुआ. श्योरिटी का एंट्री कब होता है? 2021 में, बाद में पता चलता है. तो बाद में जब पता चलता है तब ऑलरेडी बैंक ने लोन दे दिया. जो बैंक जब लोन ऑलरेडी दे देता है और श्योरिटी का बाद में एंट्री होता है, दैट इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिंग गारंटी, ठीक है.
समझ में आया? दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिंग गारंटी. और प्रोस्पेक्टिंग गारंटी है कि श्योरिटी जब अपना गारंटी देता है बैंक को, उसके बाद ही लोन को क्या करता है? लोन ग्रांट होता है, उसके पहले ग्रांट नहीं होता है. ठीक है, जब लोन श्योरिटी के आने के बाद जब ग्रांट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव गारंटी. इज इट क्लियर? एनी डाउट? Online students, any doubt? Retrospective and prospective? No, Any ma'am. doubt? No, ma'am. ठीक है. মানে এনেকৈ লিখি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ. ক্ৰেডিটাৰটো বেংক, ঠিকে, और डेप्टर है प्रिंसिपल डेप्टर. प्रिंसिपल डेप्टर लोन केतिया লৈছে? लोन कब लिया? 2016 में. और रीपेमेंट का जब समय आया तो उसी समय 2021 में रीपेमेंट करना था. उसी समय किसका एंट्री हुआ? श्योरिटी का. ठीक है, तो लोन पहले ग्रांट हो चुका है, उसके बाद आया श्योरिटी का एंट्री. दैट इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिंग. एंड इसमें क्या होता है प्रोस्पेक्टिव में? कि लोन ग्रांट होने के पहले ही श्योरिटी का एंट्री होता है. अंडरस्टूड नाउ? ठीक है. एनी डाउट? इसमें खाली इतना लिख दो. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में, रिट्रोस्पेक्टिव में एंट्री ऑफ श्योरिटी आफ्टर लोन ग्रांटेड. ठीक है, और इसमें क्या है? प्रोस्पेक्टिव में क्या है? एंट्री ऑफ श्योरिटी बिफोर लोन ग्रांटेड. Fine? Is it clear? কি হ'ল আকাশো হাঁহি আছে এইফালে? তাক চাই হাঁহি আছে. Okay, shall I go to the next slide? Or nice again to yes, this one is. Okay, now here. What is the time now? Now we are going to learn about the contract of pledge. Contract of pledge. Fine? अच्छा, प्लेज का मतलब क्या है बोलो? हाँ কি? তো প্লেজৰ मतलब শপত बोले. লৰ্ড প্লেজৰ মাত্ৰ শপত নেকি? নহয়. This is called bailment, huh? This is bailment, huh? .
ओके नाउ प्लेज, चीजों का जो मूवेबल है, दोज थिंग्स विच आर मूवेबल थिंग्स. मूवेबल थिंग्स, कैन यू टेल मी व्हाट आर द मूवेबल थिंग्स? हाँ, वो छोड़ो. Movable things. Can you tell me what are the movable things? এটা ঘর movable হয় নাকি? House is a movable property? No. So what are the movable things? Huh? Chain, like motor cars. Gold. Gold. Gold is a movable property. Okay. Fine. Then any documents? Any documents? Yeah, they are the movable property. ठीक है, जैसे लैंड का कुछ पेपर्स है. ओके, दीज आर कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ एनी अदर थिंग्स मूवेबल? नोट्स आर कॉल्ड मूवेबल. पैसा मूवेबल है, एक जगह से और एक जगह जाता है ना. अच्छा, नाउ सी, जैसे मुझे एक जगह से लोन चाहिए. कहाँ से लोन चाहिए? बैंक से. आई नीड अ लोन. ओके, तो मेरे पास पैसा नहीं है. मैंने क्या किया? मैंने अपना मेरे पास डायमंड रिंग है, तो उसको मैंने बैंक को दे दिया. ठीक है, डायमंड रिंग है and I have given, suppose I need 50 lakhs amount of loan from the bank. तो बैंक ने बोला कि आपको लोन चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको तो कुछ देना पड़ेगा मुझे. तो सो आई हैव गिवन, मैंने क्या गिरवी रखा? मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी कि मेरा एक डायमंड रिंग को मैंने गिरवी रखा. कहाँ पे रखा? बैंक के पास. So this is called pledge. Okay, is it clear, students? Is it clear? Yes. Yes, ma'am. When we keep some movable property to the bank as a security amount for getting loan, then it is called a pledge. ओके, और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना, इमूवेबल जैसे हाउस, घर मैंने गिरवी रख दिया. अरे भाई, घर रख दिया गिरवी, क्या होगा अभी? घर अगर रख दिया तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? मॉर्गेज. लिख लो. एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, if we will keep it as a security for getting loan, then it is called a mortgage. Any immovable property, if we keep it, or if we give it as a security for getting loan, then it is called as mortgage. ठीक है? Fine. And pledge, the bailment of goods as security. The bailment of goods, bailment मतलब गिरवी रखना. ठीक है? bailment means गिरवी रखना. किस चीज का गिरवी रखना? किस चीज का गिरवी रखना? मूवेबल प्रॉपर्टी का. ठीक है? द बेलमेंट ऑफ मूवेबल गुड्स, देखो, द बेलमेंट ऑफ मूवेबल गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेप्ट, or performance of a promise is called pledge. इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट करना है तो क्या है? मॉर्गेज. और मूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट करना है तो
प्लेज। प्लेज। फाइन। बेलमेंट मतलब गिरवी रखना, इसको लिख लो ब्रैकेट में। बेलमेंट मीन्स गिरवी रखना, ठीक है। और उस पूरा प्रोसेस को प्लेज जो है, प्लेज इज ए पार्ट ऑफ ए बेलमेंट, प्लेज इज ए पार्ट ऑफ अ बेलमेंट, ठीक है। मॉर्गेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए बेलमेंट, ठीक है। दोनों ही चीज गिरवी है, गिरवी रखना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिरवी रखते हैं, ठीक है, जब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिरवी रखते हैं, then it is called a mortgage. And in case of movable property, when we keep it as a bailment, then it is called a pledge. Fine? ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बैंक हूं, आई एम द बैंक, आई विल बी कॉल्ड एज द what? मैं क्या? प्लेजर। प्लेजर किसको बोलता है? इस पे देखो, लोन ग्रांट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पाउनी। किससे ले रहा है? किससे ले रहा है? प्लेजी। प्लेजी से ले रहा है। तो प्लेजर कौन हुआ? प्लेजर कौन हुआ? Okay. The pledger is the pledger is called the pawner. Okay. And when he will keep his goods pledged to the pawnee. Okay. समझ में आया? pawnee और pledgee. Fine. And in return loan will be granted. ठीक है? In return क्या होगा? Loan will be granted to the pawner or the pledger. Is it clear? Fine. फाइन। अब देखो, बेलमेंट का मतलब क्या है? गिरवी रखना, ठीक है। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन होता है, कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। लेकिन प्लेज में कंसिडरेशन होता है, ठीक है। नाउ बेलमेंट मतलब जैसे सपोज मैंने अपना गाड़ी, ठीक है, कार सर्विसिंग के कार शोरूम में मैं गई अपने गाड़ी को लेके, और मैंने वहाँ पे कार सर्विसिंग के लिए मैंने वहाँ पे दे दिया, ठीक है। इन रिटर्न मैं जब तक वो पैसा मैं जब नहीं दूंगी, जब तक मैं पैसा नहीं दूँ, तब तक उस गाड़ी को सेल कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। द पर्सन कैनॉट सेल दैट वन, द बेलर कैनॉट सेल दैट वन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। और प्लेज में क्या होता है? प्लेज में क्या होता है? जैसे तुम गिरवी रखे हो, अगर तुम्हें पैसा नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? उसको सेल कर सकोगे ना? यू कैन सेल इट। वो अपने यूज के लिए नहीं रख सकता है, उसको सेल करना पड़ेगा। फाइन। bailment and pledge. Here see, bailment of goods for other purpose except this two. Except this two means, except this two what? bailment of goods for other purpose मतलब वो गिरवी जो रखते हैं, जैसे बुक, मैंने किसी से बुक लिया, पढ़ने के लिए लिया, जैसे मैंने तुमसे एक बुक लिया पढ़ने के लिए, तो मैं फिर उसको तुमको वो बुक को मैं लौटा दूंगी, बट तुम उसके लिए मुझसे कुछ कंसिडरेशन तो नहीं लोगे ना।
So that is called bailment. Okay. Pledge, bailment of goods for a specific purpose. Example, security of a loan or performance of a promise. This example already I have given, na? You have understood? No right of sale to the bailee. No right of sale to the bailee. ठीक है? Fine? Is it clear? Then pawnee has a right of sale the goods pledged. pawnee क्या कर सकता है? pawnee क्या कर सकता है? सेल कर सकता है. किसको? गुड्स को. ठीक है? जो प्लेज्ड क्या हुआ है वो गुड्स को सेल कर सकता है. ठीक है? द बेली कैन यूज द गुड्स इफ परमिटेड बाय द बेलर. ओके? एंड pawnee can't use the goods for his own use. Okay? Is it clear? Shall I go to the next topic? Accept this to মানে other purpose और करने इनका न होए कि मैंने consideration के लिए मैंने इसको use किया बा खुद के लिए मतलब यूज़ कर रही हूँ बा उसको सेल कर दूंगी, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है? So here this one you have written, you can write it down. Bailment you have understood now? Now another topic I will explain you. That day already I have explained. Agency, contract of agency. उस दिन मैंने बोला था शायद, है ना? एजेंसी जैसे मेरा एक प्रॉपर्टी है, I have one property, I am the owner of the property. Okay? If I am the owner of the property and I have kept one agent for selling my property, so I am the principal. I will be called the principal. जो owner होता है उसको क्या बोला जाता है? Principal. Okay? Owner will be called as the principal. Fine? And agent will be called as the dealer. Okay? Dealer is called the agent. Okay? And there is a third party. Third party is called the buyer. Okay? Third party is called the buyer. Fine? So in between these three, a contract has been formed. It is called as contract of agency. ठीक है? Contract of agency. Fine? इतना समझ में आ गया? ठीक है? যেনেকৈ মই এটা কাৰ শ্ব'ৰুমত গৈছোঁ, তো মেইন যোন অ'নাৰ হয় শ্ব'ৰুমৰ, সি তেওঁতো নাহে,
তেওঁতো তুমি তেওঁকতো নোচোৱা, তেওঁ কি কৰে, এজন এজেণ্ট হয়। কি য়েছ ইউ আৰ দ্য এজেণ্ট, ইউ হেভ টু লুক আফটাৰ, ইউ হেভ টু চে মতলব কাষ্টমাৰৰ লগত তোমালোকৰ কথা পাতিব লাগিব আৰু চেল কৰিব লাগিব, হয়নে? কাগজ পত্ৰবিলাক অ'নাৰৰ নামতে হয়। इज इट क्लियर? जैसे एन एडवोकेट, मतलब एक जो एडवोकेट होता है, एडवोकेट और क्लाइंट का जो रिलेशन होता है, तो क्लाइंट इज द प्रिंसिपल एंड एडवोकेट इज द एजेंट. इज इट क्लियर? आई हैव टू फाइल द केस, आई हैव टू prepare the case in favor of my client. So client is my principal and I am the agent. Is it clear to all? Fine? ठीक है इमान Yes. लोगे? Yes, any doubt? मैम वो सेकंड जो एजेंट है तो वो हाँ. एडवोकेट का जो थर्ड पार्टी में, या pardon? की कोला? मतलब मैम जैसे कि ओनर हो गया प्रिंसिपल, Please repeat again. ओनर मैम जैसे कि ओनर हो गया प्रिंसिपल और वो जो Owner एजेंट, principal. मतलब Yes, आपने owner is the principal. उसके बाद आपने जो एग्जांपल दिया मतलब वो एडवोकेट वो हो गया एजेंट, हाँ. देन वो थर्ड पार्टी में मैम कौन होगा थर्ड मैम? पार्टी जो है ना, जज है ना, वो डिसीजन देगा ना. समझ में आ गया? समझ गया मैम. समझ यस में मैम. आ गया? यस मैम. थर्ड पार्टी जो जज, this is called the contract of agency. Okay? हाँ हाँ next class की question? This one you have understood na, agency. Agency to our basic তোমালোকৰ দৰকাৰ নাই, agency এইটো গম পালা ন, that is okay. খালি তোমালোকে জানিব লাগিব কি in between, means when you are going to means যেনেকৈ এটা হাউচ এটা চেল কৰিবলৈ গৈ আছা, okay, if the owner is the principal, then who will be the third party and who will be the agent, like that. অঁ, এইটো এটা এক্সাম্পল দিব পাৰে, এনেকৈ এটা তোমাৰ কেছ এটা দিব পাৰে, এণ্ড ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দেট ওৱান, that owner, suppose A is the owner, okay, A is the owner, A is going to sell a property, sell his property. So B is going to sell this property in favor of A to C. So who is B and C? Who is B and C? B will be called as the agent and C will be called as the third party, buyer. Okay, third party or buyer, and A will be called as the principal. Is it clear now? Okay, so thank you children, thank you my dear students. I am winding up the class here. Thank you, ma'am. We will meet Thank once you, ma'am. again in the next class. Thank you.